आदत को अनिवार्य बनाने से हमारा अर्थ आदत को सही तरह से फॉलो करना है। लेकिन एक सवाल और उठता है कि आखिर आदत तो स्वतः बार बार होने वाली होती है, तो भला उसको हम कैसे फॉलो कर सकते हैं? वह तो अपने आप ही बार बार घटती रहती है। लेकिन ये तब नहीं हो पाता जब आप नई आदत बना रहे होते हैं और उसे हमेशा के लिए बनाए रखना चाहते हैं। इसलिए यहाँ पर हम समझेंगे कि आदत को अनिवार्य कैसे करें। आदत तो आप बनाने की ठानते हो मगर उसे फॉलो नहीं कर पाते। इसीलिए एटॉमिक हैबिट्स के इस एपिसोड में आज हम समझने वाले हैं नियम 2 के अंदर आने वाले नियम 8 को, जिसमें हम समझेंगे कि आदत को अनिवार्य कैसे बनाएं। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से सुनिए या इसे आप देख भी सकते हैं। एटॉमिक हैबिट्स के एपिसोड 9 में आपका स्वागत है। अभी हम समझेंगे नियम 8 को, जिसका विषय है कि आदत को अनिवार्य कैसे बनाएं। ऑथर बताते हैं कि एक बार डच वैज्ञानिक निको टिनबर्गन ने 1940 में एक के बाद एक प्रयोग किए। इन प्रयोगों में हमें क्रांतिकारी रूप से बताया गया कि हमें क्या प्रभावित करता है। वे उत्तरी अमेरिका में पाए जाने वाले स्लेटी और सफेद रंग के पक्षी मुर्गराबी पर शोध कर रहे थे। उत्तरी अमेरिका में ये पक्षी समुद्र किनारे उड़ते देखे जा सकते हैं। उन्हें अपने काम के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला था। इन वक्स पक्षियों की चोंच पर लाल बिंदी रहती है और टिनबर्गन ने देखा कि जब नए बच्चे होते हैं और उन्हें भूख लगती है तो वे अपनी माँ की चोंच की इस लाल बिंदी पर बार बार चोंच मारते हैं। इसी तरह उन्होंने खुद सोचकर इस प्रयोग के लिए उन्होंने गत्ते की नकली चोंच बनाई। जब बड़े पक्षी दूर उड़ जाते तो वे घोंसले में जाते और नकली चोंच उन बच्चों के सामने रख देते। उनके मन में यह तो स्पष्ट था कि वे चोंच नकली थी और उन्होंने अनुमान लगाया था कि बच्चे नकली चोंच को नकार देंगे। लेकिन कमाल तब हुआ जब इन बच्चों ने कार्डबोर्ड की चोंच पर लाल बिंदी देखी तो उन्होंने चोंच मारना शुरू कर दिया जैसे वह उनकी माँ की चोंच हो। इससे स्पष्ट हो चुका था कि वे लाल बिंदी को प्राथमिकता देते हैं, जैसे कि उन्हें जन्म से पहले आनुवांशिक रूप से इसकी शिक्षा मिल चुकी हो। टिनबर्गन ने देखा कि लाल बिंदी जितनी बड़ी होती है वे बच्चे उतनी ही तेजी से उस पर चोंच मारते हैं। अंततः उन्होंने एक ऐसी चोंच बनवाई जिस पर लाल 3 बड़ी बिंदियां थी और जब उन्होंने इसे घोंसले के ऊपर रखा तो पक्षियों के बच्चे खुशी के मारे दीवाने हो गए। वे लाल बिंदियों पर ऐसे चोंच मारने लगे जैसे इतनी बड़ी चोंच उन्होंने कभी देखी ना हो। वैज्ञानिक और उनके सहयोगियों ने पाया कि यही व्यवहार अन्य जानवरों में भी मिलता है। उदाहरण के लिए जमीन में बने घोंसले में रहने वाला पक्षी ग्रेलेक गूज यानी कि बतख, जब माँ इस घोंसले के आसपास घूमती है तब कभी कभी उसका एक अंडा घोंसले से लुढ़क कर बाहर घास पर आ जाता है। जब भी ऐसा होता है माँ डगमगाते हुए उस अंडे के पास आ जाती है और उसे अपनी चोंच की मदद से धकेल कर उस घोंसले में रख देती है। टिनबर्गन ने पाया कि जब भी कोई गोलाकार आकृति की चीज उसके पास आएगी तो वह चोंच से धकेल कर उसे घोंसले में डाल देगी। भले ही वह बॉल हो या बल्ब, जितना बड़ा गोलाकार सामान होगा उस बतख का रिस्पॉन्स भी वैसा ही होगा। एक बतख ने तो वॉलीबॉल पर बैठकर भी उसे नियंत्रण में लेकर घोंसले में डालने का प्रयास कर लिया। जिस तरह से उस पक्षी के बच्चे लाल बिंदी पर चोंच मार रहे थे उसी प्रकार से यह बतख हर गोलाकार चीज को घोंसले में ले जाने का प्रयास कर रही थी। वह एक स्वाभाविक नियम का पालन कर रही थी। जब भी मैं गोलाकार वस्तु देखूंगी उसे घोंसले में डाल दूंगी, जितना भी बड़ा गोला हो उसके लिए मैं भरकस प्रयास करूंगी। यह इस तरह से है जैसे हर जानवर का दिमाग व्यवहार के लिए पहले से ही कुछ नियमों से भरा रहता है और जब संकेत दिखता है तो यह नियम एकदम से क्रिसमस ट्री की तरह उभर आता है। इसी प्रकार मानवों के संकेत भी होते हैं। मानव भी यथार्थ के चरम स्वरूप को छू लेने के प्रति उन्मुख होते हैं। उदाहरण के लिए जंक फूड हमारे पुरस्कार तंत्र को सनक की ओर ले जाता है। हजारों वर्ष जंगल में खाने की तलाश में भटकने वाले मानव के मस्तिष्क में नमक, शक्कर और फैट के लिए सबसे ज्यादा स्थान है। भले ही यह खाना कैलोरी से भरपूर होता है और जब हमारे पूर्वज जंगल में भटकते थे तब यह ना के बराबर होता था। जब आपको पता नहीं होता कि अगला भोजन कब मिलने वाला है तो आप जितना हो सके उतना खा लेते हैं। जीवन बनाए रखने के लिए यह अच्छी रणनीति मानी जाती है। हालांकि हम आज कैलोरी से भरे वातावरण में रह रहे हैं, हमारे पास पर्याप्त मात्रा में खाना है, लेकिन हमारा दिमाग फिर भी इसे खाने के लिए मचलता रहता है। ज्यादा नमक, शक्कर और फैट का हमारे शरीर को कोई भी लाभ नहीं है, लेकिन उसकी ललक हमें वह करने पर विवश कर देती है, क्योंकि दिमाग के रिवार्ड सेंटर पिछले 50,000 वर्षों से बदले नहीं हैं और इस आधुनिक दुनिया में इसका भरपूर फायदा सबसे ज्यादा ब्रांड और कंपनियां उठा रही हैं। आज आपको बैग, बॉक्स या जार में जो भी फूड मिल रहा है उसे एडिशनल फ्लेवर से ज्यादा स्वादिष्ट बनाया गया है जिससे उपभोक्ताओं को आकर्षित किया जा सके। कंपनियां लाखों डॉलर सिर्फ इसलिए खर्च कर रही हैं ताकि आलू की चिप्स में ऐसा कुरकुरापन मिले या फिर सोडा में इतनी सनसनाहट मिले कि वह लोगों के संतोष की सीमा को स्पर्श कर जाए। सभी विभाग इसमें लगे हुए हैं कि किसी तरह से उत्पाद आपके मुंह में जाकर एक फील ले आए। अंततः इसी तरह की रणनीतियां खाद्य वैज्ञानिकों को परम सुख की स्थिति का पता लगाने में मदद करती हैं। यह हर उत्पाद पर लागू होता है। नमक, शक्कर और फैट का कुछ कुछ मिश्रण करके जो भी बनाया जाता है वह आपके दिमाग को उत्तेजित कर देता है और आप बार बार उसे खाने की इच्छा रखते हैं।
अपने आसपास देखिए, हमारे पूर्वज जो दुनिया हमें देकर गए थे उससे बहुत ऊपर और आकर्षक दुनिया हमारा समाज बन चुका है। स्टोर में पुतले बढ़ा चढ़ाकर या अतिरंजित तरह से बनाए जाते हैं। उनके कूल्हे स्तन आकर्षक इसलिए बनाए जाते हैं ताकि वस्त्रों को बेचा जा सके। सोशल मीडिया पर लाइक्स और प्रशंसा कुछ ही मिनटों में मिल जाती है, भले ही ऑफिस या घर में हमें यह नहीं मिलती हो। ऑनलाइन अश्लील सामग्री उत्तेजक दृश्य वाली होती है जिसका वास्तविक जीवन में सत्य होना असंभव होता है। यदि आप उन अवसरों को बढ़ाना चाहते हैं जिससे एक व्यवहार घटित हो, मतलब एक आदत बने, तो आपको इसे आकर्षक बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि आकर्षण के कारण ही आपकी आदत हमेशा स्वचालित रह सकती है। आपको मैंने अभी जितना भी बताया और जितनी भी आदतें बताई, उन हर आदत में डोपामाइन होता है। लेकिन अगर कोई यह कहता है कि डोपामीन ही है जिसके कारण हर आदत बनती है और बिगड़ती है, तो मैं आपको बता दूं कि डोपामीन सिर्फ एक रसायन नहीं है जो हमारी आदत को प्रभावित करता है। हर व्यवहार में दिमाग के कई हिस्से और रसायन काम करते हैं। अगर कोई कहे कि आदत सिर्फ डोपामाइन के कारण होती है, तो वह पूरी सच्चाई नहीं बता रहा। डोपामाइन का हमारे आदतों में एक हिस्सा है, लेकिन पूरी प्रक्रिया इससे बड़ी है। इस अध्याय में मैं डोपामाइन सर्किट पर बात करूंगा, जो हमारी इच्छा, ललक और प्रेरणा के पीछे के जैविक कारणों को समझाता है, जो हर आदत का आधार होते हैं। तो आखिर डोपामाइन से प्रेरित फीडबैक लूप क्यों बनते हैं? डोपामाइन का महत्व 1954 में तब समझ में आया जब न्यूरोसाइंटिस्ट जेम ओल्ड और पीटर मिलनर ने एक प्रयोग से यह पता लगाया कि ललक और इच्छा के पीछे की न्यूरोलॉजिकल प्रक्रियाएं क्या होती हैं। उन्होंने चूहों के दिमाग में इलेक्ट्रोड्स लगाए। रिसर्च करने वालों ने उनका डोपामाइन रोक दिया। वैज्ञानिक तब चकित रह गए जब ऐसा करने से उनकी जीने की इच्छा समाप्त हो गई। वे खा नहीं सकते थे, उन्होंने मैथुन नहीं किया, उन्होंने कुछ भी करने की इच्छा नहीं रखी। कुछ ही दिन में वो प्यास के कारण बस चले। इसके बाद के अध्ययन में अन्य वैज्ञानिकों ने उनके दिमाग में डोपामाइन प्रवाहित करने वाला हिस्सा कुछ कम किया, लेकिन इस बार उनके मुंह में शक्कर के ड्रॉप्स डाले गए। इन चूहों के चेहरे सुख से चमक उठे क्योंकि वह स्वादिष्ट वस्तु उन्हें भा गई। उन्हें शक्कर उतनी ही पसंद आई जितनी पहले आती थी, लेकिन वे और नहीं चाहते थे। सुख का अनुभव डोपामाइन के बिना भी जस का तस ही रहा, लेकिन इच्छा समाप्त हो चुकी थी और डोपामाइन के बिना गतिविधि थम गई थी। अन्य शोधकर्ताओं ने डोपामाइन रोकने की प्रक्रिया को उलट दिया। उन्होंने दिमाग के पुरस्कार तंत्र को डोपामाइन से भर दिया, तो जानवरों ने आदत को खतरनाक गति से पूरा किया। एक अध्ययन में तो चूहों को हर बार एक बॉक्स में रखी किसी चीज से जोरदार डोपामाइन मिला। कुछ ही मिनटों में चूहों की इच्छा इतनी तेजी से बढ़ी कि उन्होंने 1 घंटे में उस बॉक्स में 800 बार नाक डालने का प्रयास किया। मानव भी अलग नहीं है। स्लॉट मशीन का प्लेयर पहिए को औसतन हर घंटे 600 बार घुमाता है। अतः इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि आदतें डोपामाइन से प्रेरित फीडबैक लूप है। हर व्यवहार जो आदत को जोरदार बनाता है, जैसे जंक फूड खाना, वीडियो गेम्स खेलना, नशा करना, सोशल मीडिया ब्राउज करना आदि का संबंध डोपामाइन के उच्च स्तर से होता है। बरसों तक वैज्ञानिक यही मानते रहे कि डोपामाइन सुख देने वाला होता है, लेकिन अब हम यह जान गए हैं कि यह प्रेरित करने, सीखने या याद करने, दंड देने, अरुचि और इच्छित गतिविधियों की न्यूरोलॉजिकल प्रक्रिया में अहम भूमिका निभाता है। जब डोपामाइन को आदतों से जोड़कर देखा जाता है तो डोपामाइन न केवल तब स्त्रावित होता है जब आप आनंद का अनुभव करते हैं, बल्कि यह तब भी होता है जब आप इसकी आशा करते हैं। जैसे जुआ खेलने के आदि व्यक्तियों में दांव लगाने से पहले डोपामाइन बढ़ता है, न कि जीतने के बाद। अब आदत बनने की प्रक्रिया को समझना आसान है। जब कोई आदत बनने लगती है तो 4 अवस्थाएं इन आदत बनने में होती हैं। पहली अवस्था ए, जब पहली बार हमें किसी काम के लिए पुरस्कार मिलता है, तब हमारा दिमाग डोपामाइन मतलब खुशी का रसायन छोड़ता है। इससे हमें अच्छा महसूस होता है। दूसरी अवस्था बी, अगली बार जब हम उसी काम के संकेत देखते हैं तो डोपामाइन पहले ही बढ़ने लगता है, मतलब हमें उस काम को करने की इच्छा होने लगती है क्योंकि हमें पता होता है कि इसका नतीजा अच्छा होगा। तीसरी अवस्था सी, जब आदत पूरी तरह से बन जाती है तब हर बार डोपामाइन नहीं बढ़ता, बल्कि अगर उम्मीद के मुताबिक पुरस्कार नहीं मिलता तो डोपामाइन कम हो जाता है और हमें निराशा होती है। चौथी अवस्था है डी, यदि पुरस्कार थोड़ा देर से मिलता है तो पहले डोपामाइन बढ़ेगा, फिर पुरस्कार देर से मिलने पर घटेगा और जब अंत में पुरस्कार मिलेगा तो फिर से डोपामाइन बढ़ेगा। इससे दिमाग यह सिखाता है कि मुझे पता था कि यह होगा, इसे याद रखना है। इस प्रक्रिया से हम यह समझ सकते हैं कि आदत कैसे बनती है और कैसे हमारा दिमाग इस पर प्रतिक्रिया करता है। इस प्रक्रिया से हम समझ सकते हैं कि आदतें कैसे बनती हैं और कैसे हमारा दिमाग इस पर प्रतिक्रिया करता है। इस जानकारी से व्यवहार में बदलाव के दूसरे नियम का महत्व समझ में आता है। हमें अपनी आदतों को आकर्षक बनाना चाहिए क्योंकि एक अच्छे अनुभव की उम्मीद ही हमें काम करने के लिए प्रेरित करती है। यहाँ पर प्रलोभन बंडलिंग नाम की एक रणनीति मदद करती है। आखिर में हम यह समझ लेते हैं कि आदतों को ज्यादा आकर्षक बनाने में प्रलोभन बंडलिंग नाम की इस रणनीति का इस्तेमाल कैसे करें। रोनन बर्नी आयरलैंड के डबलिन में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के छात्र हैं। नेटफ्लिक्स देखने में उन्हें बहुत सुख मिलता है, लेकिन वह यह भी जानते हैं कि वे जितनी एक्सरसाइज करते हैं उससे अधिक करनी चाहिए।
ऐसे में अपनी इंजीनियरिंग की क्षमता को उन्होंने प्रयोग में लिया। अपनी खड़ी हुई साइकिल को लैपटॉप और टीवी से जोड़ दिया। इसके पश्चात उन्होंने एक कंप्यूटर प्रोग्राम बनाया जिससे यह तय होगा कि नेटफ्लिक्स तभी चलेगा जब एक निश्चित गति पर साइकिल चलेगी। जैसे ही वे इसे धीमा करेंगे तो जो भी शो वो देख रहे हैं वह तब तक अटक जाएगा जब तक वे पुनः पैडल मारना शुरू नहीं करेंगे। वह ऐसे फैन है जो मोटापा तो कम कर ही रहे हैं लेकिन नेटफ्लिक्स के लगाव को भी कम नहीं कर रहे हैं और एक ही समय में रहकर वह दोनों काम भी कर रहे हैं। इसके साथ ही यह प्रलोभन बंडलिंग रणनीति का भी इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि एक्सरसाइज करने की आदत को ज्यादा से ज्यादा आकर्षक बना सकें। प्रलोभन बंडलिंग रणनीति तब काम करती है जब आपके इच्छित कार्य को उस कार्य से जोड़ दिया जाता है जिसे करने की जरूरत आपको होती है। बर्नी के मामले में नेटफ्लिक्स देखना उनका झुकाव था तो उन्होंने खड़ी हुई बाइक जो उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी थी को चलाने से जोड़ दिया जिससे उनकी एक्सरसाइज भी हुई। प्रलोभन बंडलिंग एक प्रभावी रणनीति है जिसे व्यवसायों ने सफलतापूर्वक अपनाया है। उदाहरण के लिए 2014-15 में ABC यानी अमेरिकन ब्रॉडकास्ट कंपनी ने गुरुवार रात शोना राइम्स के 300 ग्रेट एनाटॉमी स्कैंडल हाउ टू गेट अवे विद मर्डर के लिए TGIT शो बनाया। उन्होंने अपने दर्शकों को पॉपकॉर्न और रेड वाइन के साथ शो देखने को बार बार कहा। इस रणनीति का मकसद था दर्शकों को आरामदायक माहौल में शो से जोड़ना। समय के साथ लोग गुरुवार रात को मनोरंजन और आराम से जोड़ने लगे। प्रलोभन बंडलिंग भी इसी तरह काम करती है। जब आप किसी जरूरी काम को पसंदीदा गतिविधि से जोड़ते हैं तो वह आकर्षक बन जाता है। तो अब इस पूरे टॉपिक को सुनने के बाद समझ में आता है कि बंडलिंग रणनीति में दो चीजें होती हैं, आवश्यकता और इच्छा, और इन दोनों को समान और साथ रखना ही बंडलिंग रणनीति है। अब अंत में आपको ऐसे दो उदाहरण देता हूँ जिससे आपको यह बंडलिंग रणनीति समझने में आसानी होगी और आपको भी पता है कि दिमाग सरल चीजों को जल्दी अडॉप्ट करता है। तो चलिए इन उदाहरणों को भी देख लेते हैं या सुन लेते हैं। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, यदि आप खेल देखना चाहते हैं लेकिन आपको सेल्स कॉल भी करनी आवश्यक है तो इसके लिए आप यह कर सकते हैं। पहला, लंच ब्रेक से लौटकर मैं 3 संभावित ग्राहकों को कॉल करूंगा, तो यह आपकी आवश्यकता है। दूसरा, संभावित 3 ग्राहकों को कॉल करने के बाद मैं खेल देखूंगा, यह आपकी इच्छा है। इसी तरह यदि आप फेसबुक देखना चाहते हैं लेकिन आपको और एक्सरसाइज करनी आवश्यक है तो आप ऐसा कर सकते हैं। पहला, जैसे ही मैं अपना फोन हाथ में लूंगा मैं 10 बार एक्सरसाइज करूंगा, यह आपकी आवश्यकता है। दूसरा, 10 बार एक्सरसाइज करने के बाद ही मैं अपना फेसबुक देखूंगा, यह आपकी इच्छा है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह उदाहरण समझ आए होंगे। अब आप मुझे बताएं, यह उदाहरण तो समान है लेकिन इनमें क्या अंतर है? अगर आपको पता है तो कमेंट जरूर करना। अब आगे इस अध्याय का सार समझ लेते हैं। अतः अध्याय का सार कहता है कि आदतों में बदलाव का दूसरा नियम यह है कि इसे आकर्षक बनाएं। इसका मतलब है कि यदि कोई गतिविधि या आदत आपको आकर्षित करती है तो आप इसे करने की अधिक संभावना रखते हैं। यहाँ इसे सरल तरीके से समझाया जा सकता है। पहला, आकर्षकता का महत्व। जितनी अधिक कोई चीज आपको आकर्षित करेगी उतनी जल्दी वह आपकी आदत बन जाएगी। जब आप किसी कार्य को दिलचस्प और आनंददायक बनाते हैं तो आपका दिमाग उसे बार बार करना पसंद करता है। दूसरा, डोपामाइन और प्रेरणा। डोपामाइन एक ऐसा रसायन है जो हमारे मस्तिष्क में तब उत्पन्न होता है जब हमें किसी चीज की उम्मीद होती है। यह पुरस्कार प्राप्त करने की उम्मीद या प्रत्याशा है, न कि स्वयं पुरस्कार जो हमें स्वयं कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। जितनी अधिक उम्मीद होती है उतना ही ज्यादा डोपामाइन रिलीज होता है और उतनी ही ज्यादा हमारी प्रेरणा बढ़ती है। तीसरा, प्रलोभन बंडलिंग। आदतों को आकर्षक बनाने के लिए एक तरीका यह है कि आप किसी ऐसे काम को जो आपको पसंद है उस काम के साथ जोड़ दें जिसे करना आपके लिए जरूरी है। उदाहरण के लिए, आप व्यायाम के दौरान अपना पसंदीदा पॉडकास्ट सुन सकते हैं। इस तरह आपको एक काम करने में खुशी मिलती है और आप दूसरी जरूरी आदतों को भी अपना लेते हैं। यह रणनीति आदतें अपनाने को ज्यादा आसान और प्रभावी बनाती है। अब लास्ट में मैं आपसे पूछूंगा, आपका पसंदीदा पॉडकास्ट कौन सा है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो फिर अगली बार के लिए तैयार रहें। हम ऐसी ही एक और वीडियो लाने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नीचे कमेंट करें कि आपको आज की वीडियो का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा पसंद आया। और तब तक हमेशा सक्सेस के लिए सुनते रहें राइट एज वी बुक विथ मी।